ओके गाइस, तो होपफुली आफ्टर द वेकेशंस तुम लोगों ने ऑडिट का बेसिक कॉन्सेप्ट भूले नहीं हो। पहले 2 चैप्टर्स में मान के चल रही हूँ मेरे और तुम्हारे दोनों तरफ से फिनिश है, ठीक है। हम लोग आज से क्लास चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। वी आर हैविंग 13। पधारिए राघव जी, बिल्कुल टाइम पर आए। अभी अभी क्लास शुरू हुई है। कहाँ हो रही है? अब तो बंद हो गई। कहाँ चलेगी? इंटरनेट नहीं चल रहा है यहाँ पे। राघव को मिला के 9 बच्चे हैं क्या? राघव को मिला के 10 बच्चे हैं। चलो, तो हम लोग अपना आज क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वह है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमारे पास में स्टैंडर्ड्स हैं, नथिंग एल्स। इस चैप्टर में हमारे पास में कम से कम 10 स्टैंडर्ड्स हैं जो हम लोग कवर करने वाले हैं, और मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स हम इसी चैप्टर में कवर कर लेंगे। तो इस चैप्टर में स्टैंडर्ड्स को कवर करने से पहले तुम लोग मुझे प्रीवियस स्टैंडर्ड्स के नाम बताने वाले हो। पहला स्टैंडर्ड का नंबर था 200, नाम क्या था? दूसरा स्टैंडर्ड था 210। फिर हमने स्टैंडर्ड किया था एक 300, नाम क्या था? ऑडिट प्लानिंग एंड प्लानिंग फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या था ऐसे 300 का नाम? प्लानिंग फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद 315 रेफरेंस में पढ़ा था हमने, नाम क्या था लेकिन उसका? आइडेंटिफाइंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बाय अंडरस्टैंडिंग एंटिटी इन इट्स एनवायरनमेंट। फिर 330 था, नाम ऑडिट रिस्पॉन्सेज टू द रिस्क असेस्ड। 315 में जो रिस्क असेस किए थे, 330 में उसका रिस्पॉन्स दिया था। फिर हमने स्टैंडर्ड कौन सा पढ़ा था जाते जाते? 320, नाम क्या था? मटीरियलिटी। पूरा नाम क्या था? मटीरियलिटी इन परफॉर्मिंग, मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट करके नाम था। देखो भाई, नाम क्या था राघव उसका? मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट, यही नाम था। कितने स्टैंडर्ड्स कवर कर लिए देखा जाए तो? 5। और डिटेल में कितने कवर करे हैं? 3। 200, 210, 320। हमारे पास चैप्टर जो शुरू हो रहा है, ये चैप्टर का नाम है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। क्या है चैप्टर का नाम? एंड ऑडिट एविडेंसेस। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें 2 स्टैंडर्ड्स के नाम लिख के दे रखे हैं। वो 2 स्टैंडर्ड्स कौन से हैं? पहला स्टैंडर्ड है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, और दूसरा स्टैंडर्ड जिसका नाम आपको दे रखा है वो है आपका ऑडिट एविडेंसेस। हालांकि इन 2 स्टैंडर्ड से ही हमारे पास में बाकी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हमारा एसए 230 है, और ऑडिट एविडेंसेस हमारा एसए 500 है। कौन सा है? एसए 500। हम अपनी आज की क्लास में जो स्टैंडर्ड शुरू करने जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड है एसए 230, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। लिस्ट कहाँ बन रही है? अब तो पास हो चुके हो। स्टैंडर्ड्स की एक लिस्ट बनाने के लिए कहा था। रजिस्ट्रेशन कर ली तुम लोगों ने? तो क्या मुहूर्त निकलेगा पंडित जी का? रिजल्ट कब आया था? पिछले वेडनेसडे को। वेडनेसडे था। 1 हफ्ता हो गया तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई गई। पहले ही कहा था जितना लेट रजिस्ट्रेशन उतनी लेट बुक्स आएंगे। समझ रहे हो प्रॉब्लम को? बुक्स के लिए वो जनरेट हो गया ईमेल टोकन नंबर। 10 दिन के बाद कंफर्मेशन मिलेगा, साथ में टोकन नंबर आएगा ना बुक्स के लिए। एक टोकन नंबर आता है, अप्लाई करना पड़ता है सीडीएस की साइट पे जाके। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको ख़त्म करने के लिए फटाफट से अप्लाई कर दो।
सर से बात करी? लोकेश कासट सर से पूछा? लोकेश कासट सर से? चलो शुरू करने जा रहे हैं हम लोग पहला स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का नाम है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। क्या है स्टैंडर्ड का नाम? अब मुझे तुम लोग ज़रा अपने बेसिक लैंग्वेज में ये बता दो कि ऑडिट डॉक्यूमेंट होता क्या था। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ये वर्ड तो हम लोग बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं। हम लोग डॉक्यूमेंटेशन वर्ड बहुत बार पढ़ चुके हैं, हाँ या ना? बिल्कुल। डॉक्यूमेंट में हम लोग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी लिखते थे, प्लानिंग लिखते थे, मटीरियलिटी लिख रहे थे, प्रोग्राम लिख रहे थे, जो टर्म्स एंड कंडीशन थे वो लिख रहे। इसका मतलब जितना भी काम ऑडिटर ने किया है वो सारा काम इसमें लिखा है, प्लस इसमें जो भी एविडेंसेस तुम्हें रिसीव हुए हैं वो एविडेंसेस भी हम इसके अंदर क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। तुमने अपना कंक्लूजन क्या फ्रेम किया और जो कंक्लूजन फ्रेम किया है वो क्यों फ्रेम किया है वो भी मैं इसके अंदर लिखूंगी। इसका मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में आप 3 चीज़ों को लिखते हो। किन किन चीज़ों को लिखते हो? 3। पहली बात, जो भी प्रोसीजर्स तुमने परफॉर्म करे हैं, जो भी प्रोसीजर्स तुमने परफॉर्म करे हैं वो सारे के सारे प्रोसीजर्स कहाँ पे लिखे हुए आएंगे? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। तो पहली चीज़ जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में तुम्हें देखने को मिलेगी वो क्या होगी? जितने भी प्रोसीजर तुमने क्या किए हैं, परफॉर्म। प्रोसीजर परफॉर्म करने से क्या मिलते थे? तो जितने भी एविडेंसेस तुमने ऑब्टेन करे हैं वो सभी के सभी एविडेंसेस कहाँ पे आएंगे तुम्हारे? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। और फिर एविडेंसेस के बेसिस पर जो कंक्लूजन तुमने फॉर्म किया है वो कंक्लूजन भी किसके अंदर आएगा? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। कंक्लूजन के बेसिस पर ऑडिटर क्या कर रहा था? एक्सप्रेस कर रहा था किस चीज़ को? ओपिनियन। ओपिनियन किस में एक्सप्रेस करते थे? इन ऑडिट रिपोर्ट। याद आई कुछ बातें? तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज अ रिकॉर्ड ऑफ, क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? रिकॉर्ड। किस चीज़ का रिकॉर्ड है? प्रोसीजर परफॉर्म, एविडेंसेस ऑब्टेन्ड और कंक्लूजन। जो भी तुमने प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, जो भी तुम्हें कंक्लूजन एविडेंसेस मिले, एविडेंसेस के बेसिस पे जो भी तुमने कंक्लूजन फ्रेम किए हैं, इन सभी चीज़ों का टोटल क्या कहलाता है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। क्लियर है बात? तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? 3। पहली चीज़ क्या थी? प्रोसीजर परफॉर्म, दूसरा एविडेंसेस, देन कंक्लूजन फॉर्म, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो? एक्सप्रेस कर रहे हो अपने ओपिनियन को। ओपिनियन किस पर एक्सप्रेस कर रहे थे? ओवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है? सही है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी घपला नहीं है। क्लियर है इतनी सी बात? पक्का? अब देखो, ये रिकॉर्ड तुम लोगों ने शायद कहीं ना कहीं सुना होगा। जब तुम लोग अपने रिकॉर्ड्स बनाते हो तो इस रिकॉर्ड को हम लोग पेपर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और एनी अदर फॉर्म। तो इस रिकॉर्ड को तुम किस किस तरीके से लिख सकते हो? पेपर्स पे। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब सिस्टम में टाइप करके रख सकते हो, और इसको स्टोर कैसे किया जा सकता है? इन एनी अदर फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, पेपर फॉर्म और एनी अदर फॉर्म में हम अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करके रख सकते हैं। और बताओ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में किसको कुछ आइडिया है तो? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाया क्यों था हमने? ये अपने आप में ही एक क्या है? एविडेंस है कि ऑडिटर ने अपना काम कैसे किया है?
सही तरीके से किया है। हमने क्या कहा था, जब भी कोई ऑडिटर के ऊपर कोई भी केस लगेगा कि इसने अपना काम प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नेग्लिजेंस के साथ काम किया है, तो ये क्या दिखा देगा कि हमने अपना काम कैसे किया है, बिल्कुल सही तरीके से किया है, हमारे काम में किसी भी तरीके का नेग्लिजेंस नहीं है, हमारा काम परफेक्टली क्या है, ट्रू है, फेयर है। तो हमारा जो होता है ऑडिट एविडेंस, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये अपने आप में क्या है, एक एविडेंस है। क्या है ये, एविडेंस, जो आपको क्या प्रूफ कर रहा है, जो प्रूफ कर रहा है कि जो आपने ऑडिट कंडक्ट करी है, जो आपने क्या कंडक्ट करी है, ऑडिट कंडक्ट करी है, वो एज पर एप्लीकेबल FR एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। जो चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई हो रही थी, सारा का सारा काम उसी के हिसाब से हो रहा है। क्लियर है बात? तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों की ये चीज़ क्लियर हो जाती है। तो हमने क्या बोला ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज अ रिकॉर्ड ऑफ, किन चीज़ों का रिकॉर्ड है, प्रोसीजर परफॉर्म्ड, एविडेंसेस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन। इसके बेसिस पे आपने क्या एक्सप्रेस किया इन योर ऑडिट रिपोर्ट। फिर हमने कुछ बातों को स्टार करके समझा। पहली बात, इसको आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक और इन एनी अदर फॉर्म। और इसका एविडेंस क्या है, बेसिकली प्रूफ है कि जो ऑडिट है वो कैसे कंडक्ट करवाई जा रही है, एज पर एप्लीकेबल FRF एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। जो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स हैं, आपने हर एक चीज़ को क्या किया है, यूज़ किया है। क्लियर है? ये इस चीज़ का प्रूफ है कि ऑडिट जो है वो कंडक्ट करी जा रही है एज पर एप्लीकेबल FRF लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मतलब जो भी स्टैंडर्ड्स आपने लगाने थे वो सारे के सारे स्टैंडर्ड आपने अप्लाई करे हैं। क्लियर है? पक्का? अब बताओ इस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अगर मैं तुमसे पूछ लूँ यूजेस क्या हैं, ये जो ऑडिटर ने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बना के रखा है, इस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के यूजेस क्या हैं, ऑडिटर के कहाँ कहाँ काम आ रहा है। एक तो ये प्रूफ हो गया, वेरी गुड, कि उसने अपना काम पूरी क्वालिटी के साथ परफॉर्म, उसके काम में किसी भी तरीके का कोई भी घपला नहीं है ना। अब देखो हमारे पास ना ये प्रूफ दो तरीके से लगेगा। तो हमारा क्वेश्चन अगला चेंज हो चुका है और अब जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो कौन सा है, यूजेस का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं अब हम, यूजेस की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा था। तो मैं बोल सकती हूँ ये इंस्पेक्शन के टाइम पे यूज़ हो सकता है। कहाँ यूज़ हो सकता है, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब जांच पड़ताल। अब देखो इंस्पेक्शन दो तरीके की होगी, एक तो एक्सटर्नल और एक तो, अब एक्सटर्नल इंटरनल दो तरीके के इंस्पेक्शन में कैसे काम में आ रहा है। हमारे पास इंस्पेक्शन दोनों तरीके की होगी, एक इंस्पेक्शन तो होगी एक्सटर्नल और एक इंस्पेक्शन कौन सी होगी। अब एक इंस्पेक्शन दो तरीके की कैसी हो गई, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। पहली है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इंस्पेक्शन मतलब अगर कोई तुम्हारे ऊपर केस लगा रहा है कि तुमने अपना काम ढंग से परफॉर्म, तो तुम्हारे ऊपर एक्सटर्नल इंस्पेक्शन लगी। यहाँ पे हमारा एक चीज़ और हो जाता है, वो है पीयर रिव्यू। क्या है वो चीज़, पीयर रिव्यू। वैसे टॉपिक तो अपना है फाइनल का, कौन सा टॉपिक है, लेकिन इसका वर्ड यहाँ पे आ गया, हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। रिव्यू क्या होता है, चेक करना, व्यू, रिव्यू। व्यू मतलब किसी को एक बार देखना, रिव्यू मतलब उस चीज़ को दोबारा देखना। पीयर का मतलब क्या होता है, साथ का पर्सन। क्या होता है पीयर का मतलब, तुम्हें पता है सीए फॉर्म्स की भी ऑडिट होती है। कौन ऑडिट करेगा, सीए। अब मेरी अगर सीए फॉर्म्स की ऑडिट मैं तो नहीं करूँगी, कोई दूसरा सीए आके करेगा, ठीक है। तो मतलब मेरा साथ का पर्सन ही आके मेरे फॉर्म की क्या कर रहा है,
तो उसको हम बोलते हैं पीयर रिव्यू। क्या बोलते हैं उसको हम? हालांकि ये वर्ड तुम्हें तुम्हारी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी लाइन को समझने के लिए हम इस बात को समझ रहे हैं। पीयर रिव्यू के अंदर होता क्या है, इंस्पेक्शन की जाती है कि आपने अपना काम ढंग से किया या नहीं किया। अगर आप लोगों की एक सीए फर्म है, मान के चलो, अगर आपके सीए फर्म की ऑडिट हो रही है तो क्या वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेंगे? क्या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जब ऑडिट होगी उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गए, मेन तो मैन्युफैक्चरिंग सही हो रही है नहीं हो रही है ये सब देखेंगे। पर सीए फर्म के लिए क्या उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स इतने ज़रूरी है? हम काम देखेंगे कि वो काम क्या कर रहे हैं। उनका काम है लोगों की ऑडिट करना। क्या वो ऑडिट उन्होंने ठीक से करी है, या वो ऑडिट उन्होंने ठीक से करी है या नहीं करी, ये देखने के लिए प्रूफ कहाँ से आ गई? तो सर्विस थी, जो सर्विस परफॉर्म। क्या किसी इंटेंजिबल चीज़ को चेक करा जा सकता है? अब एक ही तरीका है इस चीज़ को देखने के लिए काम ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है, वो है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा, देखेगा कि तुमने काम ढंग से किया है या नहीं किया। तो एक्सटर्नल इंस्पेक्शन में काम आ गया। एक्सटर्नल इंस्पेक्शन में क्या काम आया हमारे? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जो इस चीज़ को प्रूफ करेंगे कि आपने अपना काम प्रॉपर क्वालिटी के अकॉर्डिंग किया है। एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेबल एफआरएफ, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। रेगुलेटरी मतलब जो भी रेगुलेटर आपका है, जैसे एसबीआई है, सॉरी सेबी है, इंश्योरेंस एक्ट है, बैंकिंग एक्ट, जो भी एक्ट आपके ऊपर लग रहा है उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हुई थी या नहीं। अब देखो इंटरनल क्या हो गया। मान के चलो मैं एक कंपनी के अंदर बहुत सारे चार्टर्ड्स हैं, ईवाई है, केपीएमजी है, वहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं चार्टर्ड्स हैं। अगर मैं एज अ चार्टर्ड वहाँ अपॉइंट होंगी तो मैं कुछ ऑडिट करके आऊँगी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाऊंगी। मेरे सीनियर्स होंगे, अगर उन्हें चेक करना है कि मैंने मेरा काम ढंग से परफॉर्म किया है या, तो वो कैसे चेक करेंगे? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो इंटरनल क्या हो गया, जब आपके काम को आपका ही कौन चेक कर रहा है? सुपीरियर या सीनियर चेक कर रहा है। और एक्सटर्नल क्या हो गया? जब पीयर रिव्यू लग रही है, जब एक्सटर्नली आप किस चीज़ को क्या करवा रहे हो? चेक करवा रहे हो। और बताओ कहाँ यूज आ सकता है? 2 पॉइंट्स तो हो गए इंस्पेक्शन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई करने में, और वो हो गया इंस्पेक्शन में, हो गया प्रूफ वाली बात। उसी फॉर्म की जब दोबारा ऑडिट करोगे फ्यूचर में, तो पास्ट के एक्सपीरियंस से नॉलेज गेन होगी। एक बात बताओ, अगर फॉर्म में कुछ भी चेंज नहीं आया तो टर्म्स एंड कंडीशन सेम रहेंगे, तुम्हारी प्लानिंग सेम। प्लानिंग हमारी अलग अलग फॉर्म्स के लिए अलग अलग हो सकती है, पर सेम फॉर्म के लिए तो हम सेम प्लानिंग रखेंगे ना। सेम एंटिटी के लिए प्लानिंग क्या रहेगी? तो ये हमें हेल्प कर सकती है सब्सिक्वेंट ऑडिट में। किस में हेल्प कर सकती है? सब्सिक्वेंट ऑडिट में। सब्सिक्वेंट ऑडिट का मतलब जब भी आप फ्यूचर में कोई ऑडिट करोगे उसमें असिस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? फिर एक बात किसी ने कही थी, ये सुपरविजन के अंदर काम कर सकते हैं या फिर काम को असाइन करने में हेल्प कर सकते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सेट करने में हेल्प करेगा, वर्कलोड असाइन करने में हेल्प करेगा, डेटा मैनेज करोगे। अब देखते हैं बुक में हमने जो पढ़ लिया उसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। ऐसे 230 का नाम क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंट। सबसे छोटा नाम यही है अभी तक में जितने भी ऐसे पढ़े हैं। ऐसे 200 का नाम क्या था? ओवरऑल ऑडिट। ऐसे 210 का नाम क्या था? ऐसे 320 का नाम मटेरियलिटी। कौन सा था 320? नाम क्या था? मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड ऑडिट। फिर ऐसे 300 का नाम क्या था? प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ऐसे 230 का नाम क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंट। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाना किसकी जिम्मेदारी? ऑडिटर की या मैनेजमेंट की? ऑडिटर। किसके होते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? ऑडिटर के होते हैं। लेटर ऑफ एंगेजमेंट कौन किसको देता है? ऑडिटर देता है क्लाइंट को या मैनेजमेंट को। कौन से स्टैंडर्ड के अंदर दिया था?
210 में। कौन से में दिया था? जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस हमने की थी। कुछ कुछ दिमाग में बैठ रही है ना बातें, कंफ्यूज नहीं होना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? इंटरनल कंट्रोल बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैनेजमेंट की। फ्रॉड्स और एरर को रिड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मैनेजमेंट की। ऑडिटर सिर्फ उसको क्या करने गया है? एग्जामिन करने गया है। क्लियर है बातें? अब देखो, ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर की जिम्मेदारी बता रहा है। हम जितने भी ऐसे पढ़ रहे हैं वो सभी ऐसे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बताते हैं। ऐसे 200 ने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई। ऐसे 210 ने टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई कि लेटर ऑफ एंगेजमेंट देना पड़ेगा। ऐसे 320 ने मटेरियलिटी फाइंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट करने से पहले क्या डिस्कस करेगा? मटेरियलिटी को डिस्कस करेगा। मतलब हर एक स्टैंडर्ड तुम्हें क्या बता रहा है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे 230 ने कौन सी जिम्मेदारी बता दी? कि ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि ऑडिटर को क्या करना है? हर एक चीज़ को रिटर्न में लिख के रखना है, कि उसे प्रिपेयर करने हैं। क्या चीज़? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल। इसमें से हमें कुछ रटना नहीं है अभी, ठीक है? डेफिनेशन नीचे दे रखी है क्योंकि फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट it is to be adopted as necessary in the circumstances when applied to the audit of other circumstances. The specific documentation requirement of other essays do not limit the application of this essay. बताओ भाई इस लाइन का मतलब जो मैंने हाईलाइट करी है अभी। अगर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ना हम कुछ बातें पढ़ेंगे कि इस बात को लिखना है, उस बात को लिख के रखना है, इन बातों को लिखना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ उन बातों को लिखना। जैसे हमने 320 में पढ़ा था मटेरियलिटी में, क्या लिखा था? मटेरियलिटी फॉर होल, मटेरियलिटी फॉर इंडिविजुअल, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, और फिर कोई भी चेंज आएगा। इन सभी चीज़ों को आपको डॉक्यूमेंट करके लिखना है। जो प्लान बनाया, जो प्लान में चेंज आया, उसको भी आपको लिख के रखना था। जो स्ट्रेटजी है बनाई, जो स्ट्रेटजी में चेंज। इसका मतलब हर एक स्टैंडर्ड कुछ ना कुछ लिखने के लिए कह रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ जो स्टैंडर्ड में लिखी हुई बातें हैं वही बातों को आपको नोट डाउन, इसके अलावा भी जो बाकी स्टैंडर्ड्स तुम्हें बोल रहे हैं उन बातों को भी ऑडिट डॉक्यूमेंट में लिखना ही लिखना है। तो क्या आपको सिर्फ वही मैटर्स कवर करने हैं जो मैटर्स ऐसे 230 में बोले हुए हैं? नो, ऐसे 230 में स्पेसिफिक मैटर्स लिखे हुए हैं। ये लिमिट नहीं करता एप्लीकेशन ऑफ अदर एसे, क्योंकि हम जितने भी एसे पढ़ रहे हैं हर एसे में डॉक्यूमेंटेशन की हेडिंग आती है। देखे हैं तुमने अभी तक में हर एक एसे में डॉक्यूमेंटेशन वर्ड कितनी बार आ चुका है कि ये बात को भी लिखना है, ये बात को भी लिखना है। तो जितने भी ऐसे हम लोग पढ़ेंगे हर एक ऐसे में आपको रिटर्न में लिखने के लिए पॉइंट तो आएगा ही आएगा। तो लॉ और रेगुलेशन ने स्टैब्लिश कर रखे हैं एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट भी। जैसे ऐसे 320 में पढ़ा था, 300 में पढ़ा था। क्लियर है? पक्का? तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाना किसकी जिम्मेदारी? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। डेफिनेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, अभी हमने क्या कहा था? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड है 3 चीज़ों का। कौन सी 3 चीज़ें थी? प्रोसीजर परफॉर्म, एविडेंसेस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन रीच्ड, जिसके बेसिस पे आपने क्या बनाया था? अपना ओपिनियन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है रिकॉर्ड। कितनी चीज़ों का? 3। पहली चीज़ क्या थी? ऑडिट। दूसरी चीज़ क्या थी? तीसरा था कंक्लूजन रीच्ड। इन 3 चीज़ों का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिटर्न में रिकॉर्ड है। इसका एक और नाम होता है, वो है वर्किंग पेपर। क्या है? इस बात को याद रखना, करेक्ट इनकरेक्ट या एमसीक्यू में अगर पूछ लिया जाए कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का दूसरा नाम क्या होता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का दूसरा नाम होता है वर्किंग पेपर। क्या होता है? वर्किंग पेपर्स। वर्किंग पेपर क्यों बोलते हैं, वर्क पेपर क्यों बोलते हैं? ऑडिटर ने जो काम किया है उसको इसमें लिखा है। काम क्या होता है? वर्क। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? वर्किंग पेपर या फिर वर्क पेपर्स। याद रखना वर्क पेपर भी है। बच्चे आईएनजी के पीछे कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो वर्क पेपर भी होता है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किन किन चीज़ों का रिकॉर्ड है? 3। पहली चीज़, दूसरी, तीसरी। ऑब्जेक्टिव में वही 2 बातें लिख दी हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जो क्या प्रोवाइड करेगा? रिकॉर्ड दे रहा है जिसके बेसिस पे ऑडिटर ने क्या बनाया है, ये एविडेंसेस बता रहा है जिसके बेसिस पे आपने क्या किया है, प्लान। फिर नेचर ने फिर से वही बात लिख दी, इसने एविडेंसेस दिया जिसके बेसिस पे आपने क्या किया, कंक्लूजन अचीव किया, और ये एविडेंसेस दे रहा है जिसके बेसिस पे आपने काम को क्या किया है, प्लान किया है। अब आ गया पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। पर्पस का मतलब हमने क्या देखा है, यूजेस। यूजेस के साथ एक और वर्ड लिखो, पर्पस, या तुमसे पूछ सकते हैं यूटिलिटी। अब पता है कभी कभी क्या होता है, हम लोग कॉमन सेंस नहीं लगाते पेपर में क्योंकि खत्म हो जाता है पेपर देते वक्त। वो यूटिलिटी का मतलब भी तो यूजेस होता है, पर्पस का मतलब भी तो यूजेस होता है, इसलिए शब्द यहाँ लिख लो। कभी कभी हमारे दिमाग से भी चलता था, बुक में तो पर्पस लिखा था, यहाँ तो यूटिलिटी पूछ लिया, अब पता नहीं कौन सा आंसर आएगा, क्योंकि हम लोग पहले घबराए हुए होते हैं। फिर मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया बच्चे फेल हो जाते हैं, तो क्वेश्चन पेपर देखते बच्चा और घबरा जाता है कि इसमें तो फेल होने आ गए हम, है ना। तो यूटिलिटी का मतलब हो, चाहे तुम्हें यूजेस बोले, ये सब किसके क्या हैं, यूजेस हैं। यूजेस, यूटिलिटी, पर्पस, तीनों एक ही बात है। The following are the purpose of audit। हमने ये 2 बातें एक साथ लिखी थी पहले पॉइंट में, ठीक है। इनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, एंड ये बात कर रहे हैं इंटरनल की, एज पर स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। और किसके लिए भी काम करता है, एक्सटर्नल, इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ये लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है पीयर रिव्यू। क्या है लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट? ये एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट है पीयर रिव्यू। हमने ना पीयर रिव्यू करने के लिए अपने सीए फॉर्म्स को कुछ डिवाइड किया हुआ कैटेगरी में। कुछ फॉर्म्स की हर साल ऑडिट होनी ज़रूरी होती है, कुछ की हर 2 साल में, कुछ की हर 5 साल में, डिपेंडिंग कौन कितना बड़ा काम कर रहा है। क्लियर है बात? तो इंस्पेक्शन है 2 तरीके की। पहले इंस्पेक्शन कौन सी, इंटरनल, दूसरी कौन सी है, इंटरनल में भी क्वालिटी कंट्रोल चेक हो रहा है, इंटरनल में क्वालिटी को इंस्पेक्ट किया गया है इन अकॉर्डेंस विद एसक्यूसी, और इंटरनल में हमने उसके पर्पस को क्या किया है, चेक किया है। अगला पॉइंट हमने क्या देखा था, ये एक रिकॉर्ड है जो फ्यूचर की ऑडिट मतलब सब्सिक्वेंट ऑडिट के अंदर तुम्हारा काम कर रहा है। इसकी वजह से एंगेजमेंट टीम क्या रहेगी, ये बात तुम पहले पढ़ चुके हैं ना कि एंगेजमेंट टीम को ये क्या रखेगा, अकाउंटेबल, कौन कौन से काम के लिए जिम्मेदार है। मैंने क्या कहा था, प्लान को स्ट्रेटेजी में रिटर्न में रखती हूँ, फिर साइन करा रही थी, ताकि जिस आर्टिकल में साइन किया था वो आर्टिकल अपने काम के लिए क्या रहेगा, अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अगला पॉइंट यहाँ क्या था, वही वाली बात, असिस्ट करता है मेंबर्स को क्या करने में, एंगेजमेंट टीम को डायरेक्ट और सुपरवाइज कि वो अपना काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं, और असिस्ट कर रहा है क्या करने, प्लान एंड परफॉर्म करने में ऑडिट को। अगर देखा जाए तो अगर मैं इसको रटने की कोशिश करूं, ठीक है, अगर मैं क्या करने की कोशिश करूं, इसको रटने की कोशिश कर रही हूं, और रटना भी मैं अच्छे अच्छे वर्ड्स के साथ रटना चाहती हूं। तो देखो तुम अच्छे वर्ड्स के साथ इसे कैसे रट सकते हो। पहला वर्ड याद रखना, इनेबल। कौन सा वर्ड याद रखना, इनेबल मतलब होता है किसी चीज़ को करने के लिए कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना। इनेबल करता है टीम की अकाउंटेबिलिटी को, ठीक है। फिर इनेबल कर रहा है इंटरनल इंस्पेक्शन को, और इनेबल कर रहा है एक्सटर्नल इंस्पेक्शन को। समझ में आई? इनेबल से कितने बातें लिखी हैं, 3। पहला पॉइंट क्या है, इनेबल कर रहा है टीम अकाउंटेबिलिटी वर्क को, इनेबल कर रहा है इंटरनल एक्सपेंशन, और इनेबल कर रहा है इंटर्न। फिर आता है असिस्ट। असिस्ट किस किस चीज़ को कर रहा है, असिस्ट कर रहा है टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट, असिस्ट कर रहा है टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द टीम, असिस्ट कर रहा है तुम्हें किस चीज़ के अंदर, फॉर द फ्यूचर ऑडिट। असिस्ट भी कितनी चीज़ों में कर रहा है तुम लोगों को, ये
3 चीज़ों में कर रहा है। इससे ना लैंग्वेज अच्छी बनेगी। लैंग्वेज कैसे? तुम ना ऐसे लिख पाओगे, इन 3 वर्ड्स पॉइंट्स को स्टार्ट किससे करना है और इन 3 पॉइंट को स्टार्ट किससे करना है। अब जो बच्चा जो तुम्हारे आंसर शीट को चेक करेगा ना, फर्स्ट दिखेगा इनेबलिंग दिस थिंग, और उसको याद आएगा कि आंसर की कुछ इनेबल करके तो पॉइंट्स थे, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट। कुछ मैच करेगा, अच्छे नंबर तभी मिलेंगे। बात समझ में आई? वर्ड्स को पकड़ो, कैसे सेम लिख सकते हो। 6 यूजेस अब तुम्हें भी याद रहेंगे। इनेबल के 3 थे और असिस्ट के भी हो गए 6 पॉइंट। इससे थोड़ा हमें ये भी दिमाग में रहेगा, जितनी बार इन पॉइंट्स को पढ़ोगे उतनी बार ये शॉर्ट ट्रिक साथ में रखना। असिस्ट में कितनी बातें हैं? 3। असिस्ट कर रहा है क्या करने में? प्लान एंड परफॉर्म करने में ऑडिट को। दूसरा काम असिस्ट कर रहा है डायरेक्ट एंड सुपरवाइज करने में किस चीज़ को? टीम को। और लास्ट पॉइंट असिस्ट कर रहा है इन फ्यूचर ऑडिट। आगे फ्यूचर में होने वाले ऑडिट में भी क्या करेगा? ये असिस्ट करेगा। तो मेरे पास इनेबल और असिस्ट से कितने पॉइंट्स उठ कर आए? 3 पॉइंट्स उठ के, तो 6 पॉइंट्स हो गए। रट्टा मारना नहीं पड़ेगा ज़्यादा अब। तो इनेबल कर रहा है किस चीज़ में? अकाउंटेबिलिटी ऑफ द टीम फॉर देयर वर्क। इनेबल कर रहा है इंटरनल इंस्पेक्शन या इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल में। इनेबल कर रहा है कंडक्ट करने में एक्सटर्नल इंस्पेक्शन इन अकॉर्डेंस विद एस से। ये कंडक्ट ना 2-3 वर्ड्स डाल दोगे ना, फिर अगला पॉइंट असिस्ट कर रहा है किस चीज़ को? प्लान एंड परफॉर्मिंग ऑफ ऑडिट। असिस्ट कर रहा है डायरेक्टर एंड सुपरविजन ऑफ ऑडिट टीम, और असिस्ट कर रहा है किस में? फ्यूचर ऑडिट। हमने 2 क्वेश्चंस पढ़े हैं अभी तक में। पहला क्वेश्चन हमने ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन देखी थी। डेफिनेशन में क्या लिखा था? 3 चीज़ें लिखी होती है इसके रिकॉर्ड में। वो 3 चीज़ें क्या थी? फ्यूचर प्रोसीजर परफॉर्म, एविडेंसेस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन। ऐसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तीनों लिख के लास्ट में लिख दिया ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ऐसा ही पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। प्रोसीजर परफॉर्म्ड, एविडेंसेस ऑब्टेन्ड, कंक्लूजन फॉर्म्ड एंड ओपिनियन एक्सप्रेस्ड। ये ओपिनियन एक्सप्रेस्ड कहाँ लिखते हैं? ऑडिट रिपोर्ट में, ना कि कहाँ लिखते हैं? वर्ड्स की बारीकियों को समझो। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ओपिनियन कहाँ होता है? ऑडिट रिपोर्ट में। ये बात हमने पहले दिन ही क्लियर करी थी कि ऑडिटर अपना ऑडिट रिपोर्ट कहाँ लिखेगा, ऑडिट ओपिनियन कहाँ लिखता है? ऑडिट रिपोर्ट में। तो करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। नहीं, ऐसे 700 हम पढ़ेंगे उसके हिसाब से ओपिनियन कहाँ एक्सप्रेस करते हैं? ऑडिट रिपोर्ट में। फिर अगला पॉइंट हमने क्या देखा? पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पहला पर्पस इनेबल कर रहा है 3 चीज़ों को, इंटरनल इंस्पेक्शन, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन और अकाउंटेबिलिटी ऑफ वर्क। और 3 चीज़ क्या थी? असिस्ट कर रहा है 3, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ ऑडिट, डायरेक्ट। और लास्ट कुछ दिमाग में बातें बैठ रही हैं? राघव कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है पहले जो करके आए थे उसमें? पक्का? कि तुम लोग तो पहली बार पढ़ रहे हो, तो मैं तुम्हें कुछ गलती पढ़ा दूंगी, फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी सेल्फ स्टडी करी हुई है एक बारी। कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है अपने? तुम सबसे टेस्ट भी लेना था मुझे, तुमने पढ़ाया वो चैप्टर नंबर 9? थोड़ा थोड़ा याद नहीं, तुम्हें पढ़ के आना था। पूरा रीड आउट कर लिया था, समझ में आ गई सारी बातें? और चैप्टर नंबर वो उनके वो पढ़ते हैं ऑडिट ऑफ होटल्स वाला पॉइंट। कट ऑफ प्रोसीजर करेंगे उसके बारे में बात। अब देखो अगला पॉइंट क्या आया? फॉर्म एंड कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फिर एक नीचे हेडिंग दे रखी है फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। Form, content and extent of audit documentation depend upon the factors such as
और एक टॉपिक दे रखा है फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। दीज आर टू डिफरेंट क्वेश्चन, इस बात का ध्यान रखना। पहले क्वेश्चन में तुमसे ये पूछ रहे हैं कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म क्या है। फॉर्म का मतलब क्या बताया था? फॉर्मेट, किस तरीके से होगा। कंटेंट का मतलब क्या क्या लिखना है, और एक्सटेंट का मतलब किस हद तक लिखना है, किन किन चीज़ों को कवर करना है। फिर नीचे एक लाइन लिखी हुई है, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। मतलब ऊपर जो बातें बताई गई हैं वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। समझ में आई बात? तो हमें जो पहली बात इसने बोली है फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब देखो इसमें मुझे क्या क्या बातें बोल रखी है। ऑडिटर प्रिपेयर करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो सफिशिएंट होने चाहिए टू इनेबल एन एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर टू अंडरस्टैंड। मैंने पहले एक बात कही थी, कॉमा वाले वर्ड्स को हम बाद में पढ़ेंगे। कुछ याद आया? पहले मैं कुछ ऐसा बोलकर गई थी, सब गायब तो नहीं हो गया ना 5 दिन में? क्या बोला इन्होंने? ऑडिटर प्रिपेयर करेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इस हद तक कि जो एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर है, मतलब मैं ऑडिट में तो सीए बने हुए अभी 6 साल, ठीक है, मेरे को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इस तरीके से बनाने हैं कि किसी बंदे को 12 साल या 15 साल हो चुके हैं तो वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन को पढ़कर इन चीज़ों को समझ जाए। बात समझ में आई? मतलब मेरे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट इस तरीके से होना चाहिए कि अगर कोई एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर है तो वो मेरे लिखे हुए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को पढ़कर नीचे लिखी हुई 3 बातों को समझ जाए। वो 3 चीज़ें क्या हैं? NTE ऑफ प्रोसीजर्स, तुमने कुछ प्रोसीजर परफॉर्म किए थे ना, वो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पढ़कर ही समझ जाए कि तुम्हारा प्रोसीजर का NTE सफिशिएंट था या NTE का फुल फॉर्म क्या था? नेचर, टाइम और एक्सटेंट। सेकेंड पॉइंट, रिजल्ट, ऑडिट प्रोसीजर से क्या मिलेगा? एविडेंस। तो रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड क्या था? ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है? जो ऑडिट एविडेंसेस तुम्हें क्या हुए हैं? ऑब्टेन। और ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन के बाद में कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर और कोई भी कंक्लूजन जो तुमने अपनी जजमेंट से फ्रेम, क्योंकि कंक्लूजन 100% ऑब्सोल्यूट, जो चीज़ें मैंने समझी उसके बेसिस पर और समझने कोई काम करा तो वो मेरी जजमेंट कहलाएगी। क्लियर है इतनी सी बात? पक्का? तो हमने क्या बोला इसमें? फॉर्म, कंटेंट, पहले जिस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाना है वो ये है, द ऑडिटर शेल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो सफिशिएंट है इनेबल करने के लिए एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर हैविंग नो प्रीवियस कनेक्शन विद द ऑडिट। इसका मतलब जो 12 या 15 साल वाला ऑडिटर है उसने आज तक उस एंटिटी की ऑडिट कभी भी, उसको उसके बारे में कुछ भी नॉलेज, उसको जो भी नॉलेज गेन हुई कैसे गेन हुई? तुम्हारी डॉक्यूमेंटेशन पढ़कर। तुमने जब पीयर रिव्यू लगेगा तो जो ऑडिटर तुम्हारे काम को देखने आया है, क्या तुम्हारी क्लाइंट की नॉलेज होगी उसको? उसने वो सारी नॉलेज कहाँ से गेन करी? तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन से पढ़कर। तो मतलब तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि उसे पढ़कर कोई भी 3 बातों का पता लगा सके। पहली बात प्रोसीजर परफॉर्म, दूसरी बात एविडेंसेस, तीसरी बात कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर और कंक्लूजन रेज्ड। क्लियर है बात? ये तो डेफिनेशन की बात ही आ गई। अगला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट को खींचते हुए लिखा है, फर्दर उसे पता चलना चाहिए जो NTE ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है तो ऑडिटर शेल रिकॉर्ड। जब वो डॉक्यूमेंट कर रहा था NTE को, तो NTE रिकॉर्ड करते वक्त ऑडिटर को किन किन बातों को लिखना है। मतलब पहले तो मेन हेडिंग बता दी कि उसके अंदर आपको अपने काम का NTE लिखना है। तो NTE के अंदर तुम्हें क्या क्या बताना है? आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक आइटम और मैटर्स टू बी टेस्टेड। जैसे मैंने बोला डेटर्स का मुझे बैलेंस चेक करना है तो तुम्हें लिखना पड़ेगा कि मैंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन लगाया है क्योंकि मेरे को डेटर्स का बैलेंस चेक करना है। तो तुम्हें क्या बताना है? एक कैरेक्टर बताना है ऑफ द स्पेसिफिक मैटर जो तुमने टेस्ट किया है। अगला पॉइंट किसने किया? मैंने बोला राघव ने किया, आर्टिकल भेजा था ना, राघव ने ये काम किया। कब किया था? वो डेट मेंशन करके दो। अब डेट मेंशन करने से फ़ायदा क्या है? राघव बोलेगा कि मैंने
12 अगस्त को मेल किया था क्लाइंट को, वहाँ लिखेंगे 12 अगस्त को क्लाइंट को मेल किया था, तो वो जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं 12 अगस्त को क्लाइंट को मेल गया है या, वो उसका एविडेंस हो गया। समझ में आई बात। अगला पॉइंट, हु रिव्यूड द वर्क, राघव ने 11 अगस्त को मेल किया, वो काम को मैंने चेक किया, तो मैं नीचे लिखूंगी हमने चेक कर लिया था इस काम को, मैं नीचे साइन करके स्टैंप लगाऊंगी। अब अगर ये काम राघव ने नहीं किया तो कौन रिस्पॉन्सिबल, राघव या मैं? ये रिव्यू किसने किया था, मेरा नाम लिखा हुआ है। तो जो तुमने NTE किया किस आइटम पे लगाया, डेटर्स पे लगाया, किसने किया, कब किया, और उसको रिव्यू भी किसने किया। हु रिव्यूड और कब रिव्यू किया उसकी डेट भी साथ में लिखोगे। समझ में आ गई बात। फिर लास्ट पॉइंट, ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना डिस्कशन। जैसे कि मैंने कहा मुझे ऊपर कोई स्पेसिफिक मैटर मिले थे, क्या मिले थे ऊपर, मुझे कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले थे। सिग्निफिकेंट मैटर्स को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। जो मुझे सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले थे, मान के चलो मैंने देखा कि डेटर्स ने बोला मेरा बैलेंस है 5,000 रुपये, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा है बैलेंस है 10,000 रुपीज़, मैं किससे बात करने जाऊंगी, मैनेजमेंट। जब भी मेरे को एविडेंस कुछ और कहता है, मैनेजमेंट का रिकॉर्ड्स कुछ और कहता है, हम इसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी मतलब सेम, इनकंसिस्टेंट मतलब चीज़ों का सेम। जब भी कोई इनकंसिस्टेंसी मिलेगी हम सबसे पहले जाके मैनेजमेंट से बात करेंगे कि भाई इनकंसिस्टेंसी क्यों है, तुम्हें इनकंसिस्टेंसी मिली, किससे डिस्कस करोगे, तो तुम्हें लिखना है कि मुझे गलती मिली और गलती को मैंने मैनेजमेंट से डिस्कस, और हम पहले मैनेजमेंट को मौका देंगे किस चीज़ का, कि गलती को क्या करो, करेक्ट कर लो। अगर वो नहीं देगा तब मैं अपना ओपिनियन गलत करूँगी। समझ में आई बात। तो तुम्हें अगले पॉइंट में देखना है, ऑडिटर शेल डॉक्यूमेंट द डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स विद दी, या फिर दोज चार्ज्ड विद, या फिर अदर्स का मतलब है जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल था, तुम्हें इंक्लूड इसमें लिखना है कि सिग्निफिकेंट मैटर कौन सा था। मैंने लिखा क्या डिस्कस किया, डेटर्स को डिस्कस किया, कब किया, अगस्त में किया था, किसके साथ किया, डेटर्स गलत थे तो मैंने सेल्स मैनेजर या फिर मैं बोल सकती हूँ मैंने अकाउंटेंट के साथ डिस्कस किया था। विद होम डिस्कशन टेक प्लेस, 3 सवाल करे हैं इसमें, स्पेसिफिक मैटर कौन सा था, कब किया, किसके साथ किया, मतलब ये सब बातें कितना लिखना है डॉक्यूमेंटेशन में बता रहे हैं ना, हर इंसान का नाम लिखो, डेट लिखो, सब कुछ लिखनी है। क्लियर है बात। अब लास्ट पॉइंट इसमें क्या कह रहे हैं, लास्ट पॉइंट, अगर ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया कोई भी इंफॉर्मेशन जो क्या थी, ऑडिटर के किसके साथ में, कंक्लूजन के, ऑडिटर को उस बात को क्या करना है, लिखना है। और कैसे उसे एड्रेस मतलब ठीक किया, ऊपर मैनेजमेंट से बात की थी ना, मुझे सिग्निफिकेंट मैटर मिला, इनकंसिस्टेंसी मिली, मैनेजमेंट को बोला था उसे ठीक करो, मैनेजमेंट ठीक कर रहा है, इसका मतलब मैनेजमेंट ने बैलेंस कितना कर दिया होगा, 5,000 रुपीज़, तो मैनेजमेंट ने उसको एड्रेस कैसे किया, एड्रेस मतलब ठीक, तो मुझे लिखना होगा कि मुझे डेटर्स में 5,000 रुपये का घपला मिला था, बाद में मैनेजमेंट ने उस 5,000 के घपले को क्या कर दिया, सही कर दिया। मतलब कोई भी गलती अगर मिल रही तो गलती डिस्कस करो, और डिस्कस करने के बाद में उसको कैसे आपने एड्रेस किया उस बात को भी आपको लिखना पड़ेगा। तो समझ में आया, मतलब सब कुछ ही लिखना है। अगर ऑडिटर ने क्लाइंट के बेस पे सांस भी लिए तो वो भी लिखना है कि मैंने इतने बजे वहाँ पे सांस ली थी। इस हिसाब से तो यही हुआ ना, कौन सा काम किसने किया, किस डेट पे किया, किसने चेक किया, हर बातें। तो मतलब फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट में कौन कौन सी बातें लिखोगे। अगर मैं इसकी शॉर्ट समरी बनाऊं तो मुझे फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट में क्या क्या लिखना है। सबसे पहली बात जो मैं फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट में लिखूंगी, अगर शॉर्ट में बता रही हूँ, कि वो इतना होना चाहिए कि आप इजीली उसको पढ़कर अंडरस्टैंड कर सकते हो 3 बातों को। वो 3 बातें उठकर आ गई मेरी डेफिनेशन से ही। वो क्या है, प्रोसीजर, परफॉर्म्ड, दूसरी बात क्या है, एविडेंसेस ऑब्टेन्ड, और तीसरी बात क्या है तुम्हारी, कोई भी मैटर जो आपका रेज हुआ है और कंक्लूजन जो आपने फ्रेम किया है। इसके बाद इसने ये बात बोली सेकंड पॉइंट में कि जो आपने NTE ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोला है, तो इसको डिटेल में क्या क्या लिखोगे।
जो NTE आपने बोल दिया कि मुझे NTE डालना है, तो NTE के डिटेल में क्या क्या लिखोगे? पहले मैं ये बताऊंगी कौन सा आइटम आपने चेक किया, अगले पॉइंट में मैं आपको ये बताऊंगी किसने चेक किया, हु एंड व्हेन, कब चेक किया। व्हेन का मतलब क्या आएगा? डेट ना भाई, 12:36 में नहीं, इतना नहीं लिखना, थोड़ी लिबर्टी दे दी एक्चुअली कि ये मत लिखना, कोई बात नहीं, वी विल एडजस्ट। लास्ट पॉइंट, किसने उस काम को क्या किया है? रिव्यू किया है। आपको इस चीज को भी देखना है और रिव्यू की भी क्या लिखना है? डेट, हु रिव्यूड एंड डेट। तो पहला पॉइंट क्या बता रहा है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लिखना चाहिए, इजीली अंडरस्टैंड हो सके, NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। दूसरा पॉइंट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड, और तीसरा पॉइंट सिग्निफिकेंट मैटर्स रेज्ड। फिर उसी के अंदर से मैंने सेकंड पॉइंट उठा लिया और सेकंड पॉइंट क्या बना? ऑडिट प्रोसीजर का जब आप NTE लिखोगे तो आपको क्या बताना है? आइटम टेस्टेड, कि कौन सा आइटम आपने क्या किया है? टेस्ट किया है। अगला पॉइंट हु टेस्टेड एंड डेट ऑफ टेस्ट। फिर अगला पॉइंट क्या है? हु रिव्यूड एंड डेट ऑफ सच रिव्यू। अब इसी में से मेरा तीसरा मैटर उठकर आ गया, यहीं से ही मेरा तीसरा पॉइंट उठकर आ गया। वो क्या था? जो सिग्निफिकेंट मैटर्स आपके रेज हुए थे, वो सिग्निफिकेंट मैटर्स का आपने डिस्कशन किस किस के साथ किया है? इसमें लिखना है मुझे डिस्कशन विद whom, किसके साथ आपने सिग्निफिकेंट मैटर को क्या किया है? डिस्कस किया है। कौन कौन से वो लोग थे जिनके साथ किया और कौन सी जगह पर किया है। लास्ट फोर्थ पॉइंट में आया है, अगर कोई इनकंसिस्टेंसी मिली है, अगर कोई इनकंसिस्टेंसी फाउंड हुई है तो कैसे एड्रेस हुई थी, हाउ एड्रेस्ड, उसको कैसे ठीक किया गया था। समझ में आया मुद्दा? पक्का? तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या बातें होनी चाहिए, क्लियर है वो सारी बातें? सब ये सारी बातें इसमें तुम्हें हम ये नहीं बताते हैं, जब तुम लोग लेटर लिखना सीखे थे तो बताया था ना कि इसमें ये बातें होनी चाहिए, या जब भी तुम लोग को डिबेट लिखवाते थे तो उन्होंने इस पॉइंट, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट लिखना, जब तुम्हें आर्टिकल्स लिखने सिखाए थे, मान के चलो तुम्हें था पॉल्यूशन, इंटरनेट गुड और बैड, आर्टिकल्स लिखने के लिए आते थे ना, तो पहले तुम्हें इंटरनेट बताना था विद द एविडेंट ऑफ टाइम या विद द अराइवल ऑफ इंटरनेट, फलाना फलाना कर लेते, फिर उसकी अच्छी अच्छी बातें एक पैराग्राफ में, फिर बुरी बुरी बातें, फिर लास्ट में देते पेरेंट्स को आज के टाइम पे अपने वार्ड के ऊपर एक always they should keep a test or eye that what they are watching on internet, because internet both have both significance, तो पेरेंट्स को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। ये लास्ट पैराग्राफ होता था तुम्हारा कंक्लूजन के अंदर, ऐसे बताया था ना टीचर ने कि पहले ओपनिंग लाइंस लिखनी है, अच्छा सा कोड डालना, फिर अच्छी बातें, फिर बुरी बातें, और फिर लास्ट में कंक्लूजन, ऐसे करके 5 से 6 पैराग्राफ लिख देना। समझाया गया था? तो वैसे ही हमने समझाया, वैसे ही हमने क्या बोला, जब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाओगे तो उसमें ये 4 बातें लिखी हुई होनी ज़रूरी है। वो 4 बातें कौन सी हैं कि इतना कंप्लीट होना चाहिए कि उसे कोई भी पर्सन अंडरस्टैंड कर सके। NTE ऑफ प्रोसीजर, एविडेंसेस ऑब्टेन्ड, जो मैटर रेज हो रहा और कंक्लूजन फ्रेम्ड। NTE प्रोसीजर में आइटम जो टेस्ट किया है, हु और डेट ऑफ टेस्ट, एंड हु रिव्यूड एंड उसकी डेट। बाद में आपका पॉइंट आया था सिग्निफिकेंट मैटर्स जो आपको मिले वो सब किसके साथ आपने डिस्कस किए और कब डिस्कस किए। और लास्ट पॉइंट क्या आया? इनकंसिस्टेंसी, अगर कोई मिली तो उसको कैसे डील किया गया। एड्रेस का मतलब क्या होता है? डील किया गया। क्लियर है बात? पक्का? लिखना तो नहीं था कि अब तो गया सारा। अब इस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म, कंटेंट किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स, ज़्यादा लिखना है कम लिखना है कैसे डिपेंड करता है। पहला साइज ऑफ एंटिटी। रिलायंस के ऑडिट करने जाओगे तो बहुत सारे, शायद इतना बड़ा रजिस्टर भर जाए लिखते लिखते, है ना। फिर छोटी मोटी कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हो, शायद 10-11 पेजेस में काम हो जाए, हाँ, एक पेज भी काम हो जाए। तो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ size and complexity of
ऑडिट या एंटिटी। फिर आपका अगला पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। जितने ज़्यादा प्रोसीजर लगाओगे उतना ज़्यादा लिखना पड़ेगा, जितना कम प्रोसीजर लगाओगे उतना कम लिखना पड़ेगा। मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जितनी ज़्यादा गलतियाँ मिलेगी उतना, जितनी कम गलतियाँ मिलेगी उतना कम लिखना पड़ेगा। जितने ज़्यादा एविडेंस मिलेंगे उतने, और कोई खास एविडेंस नहीं मिला तो कम लिखोगे। एक्सेप्शन का मतलब होता है इनकंसिस्टेंसी। क्या होता है एक्सेप्शन का मतलब? अगर ज़्यादा एक्सेप्शन मिले तो ज़्यादा लिखोगे, कम एक्सेप्शन मिले तो कम लिखोगे। कंक्लूजन और लास्ट में मेथड्स जो आपने यूज़ किए, ज़्यादा मेथड्स यूज़ किए तो ज़्यादा, कम मेथड यूज़ किए तो। अब वो बहुत सिंपल है रटना इसको। सबसे पहले एंटिटी का नेचर देखा, नेचर और साइज देखा। नेचर और साइज के बेसिस पे प्रोसीजर सोचे। प्रोसीजर से तुम्हें क्या मिले? एविडेंस। एविडेंस से तुम्हें क्या मिलेगा? रिस्क ऑफ मटेरियल, और तुम्हें इनकंसिस्टेंसी मिलेगी। और प्रोसीजर के साथ तुमने क्या लगाया? प्रोसीजर के साथ वाला पॉइंट कनेक्टेड है, मेथड्स जो यूज़ किए हैं। और लास्ट में तुमने क्या फॉर्म किया? अपना कंक्लूजन। कंपनी के किसको समझा? साइज को और कॉम्प्लेक्सिटी को, उसके बेसिस पे आपने क्या लगाया? अपना प्रोसीजर। प्रोसीजर में तुमने मेथड सोचे थे, प्रोसीजर लगाने से तुम्हें क्या मिलेंगे? एविडेंसेस। एविडेंसेस में तुम्हें गलतियाँ मिलेगी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और तुम्हें क्या मिलेगा? इनकंसिस्टेंसी। और इनके बेसिस पे लास्ट में तुमने क्या लगाया? अपना कंक्लूजन। कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है। तो हमारे पास चेन क्या चली? चेन कुछ ऐसी चली कि सबसे पहले तुमने साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी देखी। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे तुमने क्या लगाया? प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स से तुम्हें क्या मिले? एविडेंस। प्रोसीजर्स एंड मेथड्स लगाए, ठीक है। एविडेंस में तुम्हें दो चीज़ें मिली, एक मिला रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और एक मिला तुम्हें इनकंसिस्टेंसी। और इसके बेसिस पे तुमने अपना फॉर्म कर दिया, क्या चीज़? कंक्लूजन। छोटी सी बात थी। क्या देखा छोटी सी बात में? सबसे पहले हमने क्या देखा? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे क्या लगाया? प्रोसीजर। प्रोसीजर के बेसिस पे एविडेंस। एविडेंस में दो चीज़ें मिलेंगी, या तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट या तो इनकंसिस्टेंसी, जिसके बेसिस पे क्या फॉर्म करा? कंक्लूजन। समझ में आ गई बात? पक्का? चीज़ों को काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर रही हूँ, इसलिए मुझे मार्क्स चाहिए। 70 बोले मैंने तो, कम से कम 70 तो ला दो। हाँ, बात तो सही है तुम्हारी, 100 की सोच रखोगे तभी तो 70 लाओगे। अब देखो अगला टॉपिक, 150 सोच लो, 100 ला दोगे, है ना। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, पहली बात हम कर चुके हैं। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? पेपर, इलेक्ट्रॉनिक या अदर मीडिया में रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या क्या लिखते हैं? प्रोग्राम, एनालिसिस, कोई भी सिग्निफिकेंट आइटम, कोई भी आपको कंफर्मेशन मिला, कोई भी लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन हुआ, कोई भी चेकलिस्ट बनाई, कोई सारी बातें इसमें हम लिखते हैं। अब वो क्या लिखा है? ऑडिटर में इंक्लूड कॉपीज ऑफ एंटिटी रिकॉर्ड एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एंटिटी का रिकॉर्ड में क्या क्या आता है? मान के चलो कोई रेंट एग्रीमेंट था, जहाँ मेरा क्लाइंट काम करता था, वो बिल्डिंग उसने रेंट पे ले रखी थी, तो मैंने कंफर्मेशन लिया थर्ड पार्टी से कि रेंट कितना है इसका। फिर एग्रीमेंट को देखा, तो एग्रीमेंट की कॉपी होना ज़रूरी है, तो वो रिकॉर्ड आप यहाँ पे रख सकते हो। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मतलब फाइनेंशियल। अगर ऑडिटर अपना डॉक्यूमेंट बना रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एंटिटी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फ्रेम, इस लाइन को करेक्ट इनकरेक्ट के लिए ध्यान रखना कि अकाउंटिंग डॉक्यूमेंटेशन इज सब्स्टिट्यूट फॉर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। नो, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, और अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंटेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, और अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो इन दोनों का आपस में, लास्ट पॉइंट, द ऑडिटर नीड नॉट इंक्लूड इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सुपरसीड। मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पहले मैं रफ बनाती हूँ,
फिर फेयर करती हूँ। तो एक बात को 2-3 बार रिपीट करना ज़रूरी, तो सुपरसीडेड मतलब सेम पॉइंट्स होना ज़रूरी जो रिफ्लेक्ट करें किसी भी इनकम्प्लीट बात को। अब लास्ट पॉइंट देखो इसमें क्या लिखा है, टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑर्डर डॉक्यूमेंटेशन। पैराग्राफ को रीड करो, कोई टाइम दे नहीं रखा। एक बात बताओ, तुम लोग जब 11th में थे तो तुम्हें टीचर क्या बोलती थी कि जो जो ट्रांजैक्शंस होती जा रही है ना उसकी लेजर में एंट्री साथ साथ डालते जाओ, जैसे जैसे जर्नल एंट्री डालते वैसे वैसे लेजर में एंट्री डाल दो। और कई बच्चे साथ क्या बोलते थे, साथ में ये भी बोलती है जब तुमने खाली P&L और बैलेंस शीट बनाना सीखा था, कई क्वेश्चन थे ना फाइनल अकाउंट जिसमें खाली P&L और बैलेंस शीट, जो जैसे जैसे P&L में एंट्री कर रहे हो वैसे वैसे बैलेंस शीट में भी एंट्री, क्यों? गलतियों के चांसेस कम होते हैं। जब नोट्स लिखने सीखे थे इंग्लिश में 12th क्लास में नोट मेकिंग करते थे तो एब्रीविएशन साथ साथ लिखने के लिए बोलते थे ताकि कोई चीज़ छूटे। अब लाइन पढ़ो लास्ट वाली क्या लिखी है। तुम जैसे जैसे ऑडिट करते जा रहे हो वैसे वैसे साथ में बातों को लिखते हुए, तुम सोचो तुमने 20 दिन की ऑडिट कर दी, आपको तुम्हें 20 दिन की बातों को लिखने के लिए बोल दे, लिख पाओगे? अगर तुम पूरे दिन में खर्चा कर रहे हो ना और मैं रात को तुम्हें बोल दूं कि तुम पूरा हिसाब मुझे एक पेपर पे लिख के दो, वो भी पूरा 1-1 रुपये का हिसाब रेंडम ही दे पाओगे कि अप्रोप्रिएटली या फिर अप्रॉक्सीमेटली इतना इतना खर्च हुआ है आज। अगर तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पॉकेट में कितने थे और तुमने पूरा दिन घर में कुछ ना कुछ तुमसे मंगवाया ही जा रहा है, तो पूरा हिसाब तुम उसका भी नहीं दे पाते। तो क्या 20 दिन की कथा लिख पाओगे एक साथ? नहीं। तो ऐसा अगर पूछ लिया जाए कि ऑडिटर क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट कंप्लीट होने के बाद लिख सकता है, बिकॉज वो लेस एक्यूरेट होगा किसके कंपैरिजन में, जो बातें साइमल्टेनियसली लिखी गई हैं। क्लियर है? स्टैंडर्ड तो आधा ही कवर हुआ है। ये आधा घंटे की क्लास अपने पानी में चली गई, वरना अपना आज स्टैंडर्ड कवर हो जाता। सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का बच गया। चलो कोई बात नहीं, कल की क्लास में मिलते हैं, बचा हुआ स्टैंडर्ड कल कवर करेंगे। बिल्कुल।